नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। और रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ, क्लर्क, पटवारी, पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आज आपका उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, जिसमें आपके उत्तराखंड के हिंदी के और आपके जीएस, रीजनिंग और पेडागोजी के सब्जेक्ट थे। तो हमने अभी एक उसका पेपर सॉल्यूशन कराया है। अगर आपने अभी तक उसको पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ देखिएगा, जिनका ये पेपर नहीं था और वो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन बने थे उत्तराखंड के। जैसा आपका व्यक्तिगत सहायक में बने थे क्वेश्चन, सेम उसी ही स्तर के आपके क्वेश्चन बने थे, चाहे वो उत्तराखंड के हो या जीएस लेवल के हो। तो इसलिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें या उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देख ले, वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आज की इस वीडियो की हम बात करें तो इससे पहले 35 पार्ट में करा चुका हूँ, और ये आपका 36 पार्ट होने वाला है, यानी कि 36वां पार्ट। तो आप देखिएगा और अपना प्यार भरपूर दीजिएगा। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक जरूर कीजिएगा हमारे केदारनाथ क्लासेस के लिए, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीज व्यापक आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिएगा, ये जाना जाता है आपके विजय जरधारी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी देखिएगा, हम बात करें तो आपको याद रखना है, विजय से आपका जो विजय दिवस मनाते हैं वो 16 दिसंबर को मनाते हैं। बाकी कारगिल विजय दिवस की हम बात करें तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है। बाकी विजय विश्व तिरंगा क्या है, तो बच्चों हमारा जो झंडा गीत है वह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उत्तराखंड में दर्जी को ओजी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ओजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भैरव छाप शिला स्थित है, यानी कि भैरव छाप शिला कहाँ स्थित है? तो देखो कि आपके रुद्रप्रयाग के केदारनाथ के निकट स्थित है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी केदारनाथ की हम बात करें तो केदारनाथ मंदिर हमारे 4 धामों में सम्मिलित है उत्तराखंड के। और अगर हम बात करें तो 2001 में 3 रुपये का, सॉरी 2003 में 2001 में 4 रुपये का टिकट, डाक टिकट जारी हुआ था केदारनाथ मंदिर के नाम से, 2001 में 4 रुपये का। बाकी 2003 में 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था बद्रीनाथ के नाम से। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद करके रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? तो राज्य में हिमोत्थान परियोजना की हम बात करें तो बच्चों ये हमारी संबंधित है पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। तो आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ, 2 नहीं 1 ही मिनट लूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये जो आप टेस्ट सीरीज देखते हैं तो मेनली रूप से ये आपके जैसे रिवीजन के अधिकांश छात्र वो ही होंगे जो जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा है, वो ही सब देख रहे हैं। तो रिवीजन के तौर पर तो है ही है, लेकिन अगर मैं आपको 36 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसमें से मान लीजिएगा लगभग 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको याद नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो 4 से 5 क्वेश्चनों को नोट कर लेना है, कि वहीं से कई बार क्वेश्चन उड़ जाता है एग्जाम में। बाकी अगर आप न्यू हैं तो आप इसको देखते रहिएगा, जितने क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उन्हें आप नोट करते रहिएगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ उन्हें भी आप लिखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिएगा जो हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो हमारे प्रकाश पंत जी थे। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, इनका निधन हो चुका है, और ये जिस समय इनका निधन हुआ था वित्त मंत्री के पद पर ये सुशोभित थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो उत्तराखंड के वन मंत्री हैं और आपके आयुष मंत्री हैं, आयुष शिक्षा हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, वो आपके हरक सिंह रावत जी हैं। बाकी अगर हम बात करें तो जो आपके कृषि मंत्री हैं और कृषि विपणन जिसके पास है, कृषि शिक्षा जिसके पास है, वो सुबोध उनियाल जी हैं। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बच्चों संसदीय कार्य बंशीधर भगत जी के पास होगा। बाकी आपका महिला बाल विकास मंत्री और आपका दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, ये सब आपके रेखा आर्य जी के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका खेल मंत्री, आपके बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और आपका खेल, ये सब आपके गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे जी के पास है। बाकी आपका परिवहन मंत्री और समाज कल्याण मंत्री ये आपके यशपाल आर्य जी के पास है। तो बहुत सारे विभाग है, मैं आपको पूरा एक
पिक दे दूंगा पूरे, या मैं आपको एक वीडियो ही बना के दे दूंगा जो नया मंत्रिमंडल आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश में है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण बच्चों हुआ था 1939 में। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हमारा भी हो जाएगा 1939। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तराखंड तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो देखिए तपोवन की अगर हम बात करें तो इनका ये हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा तपोवन कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व मेला कहाँ लगता है? तो विश्व मेले की देखिए हम बात करें बच्चों तो ये हमारा वैसे मेनली आपका जौनसार भावर क्षेत्र में है, लेकिन ये आपका उत्तरकाशी जिले में भी लगता है। तो आपका उत्तरकाशी हो या जौनसार भावर क्षेत्र हो, दोनों में से एक स्थान पे लगता है आपका विश्व मेला। और जौनसार भावर में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध एक मेला है। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड में स्थित गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? तो देखिएगा गोविंद वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो ये राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार है और इसकी जो स्थापना हुई होगी बच्चों वो 1955 में हुई थी। बाकी उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य का देखिएगा सबसे प्राचीन तो गोविंद वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तरकाशी में सबसे नवीनतम अगर आएगा तो नंधौर वन्यजीव विहार है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी आपके नैनीताल क्षेत्र में, ये मुख्य रूप से होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो राज्य का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है तो वो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जो कि आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार का जो आपका क्षेत्रफल है वो 957 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की हम बात करें तो स्थापना 1972 में हुई थी। ये तो बड़े की बात है। सबसे छोटा आएगा तो मसूरी वन्यजीव विहार आता है आपका सबसे छोटा, जो कि आपका 1993 में बना था और ये 11 वर्ग किलोमीटर का कुल है। तो ये सारे आपको याद करके चलने हैं, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठते रहे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आज की प्रवक्ता की परीक्षा में आया था और बहुत अच्छे स्तर का क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पूरे प्रतिशत देखा करें। 60 से 65 कराऊंगा और बहुत लाभदायक रहेंगे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन देखिएगा राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो ये आपके देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है तो वो भू अभिलेखों का नामकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका 10वें क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है पार्वती ने शिव जी की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या कहाँ पर की थी? तो पार्वती जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए बिल्वकेश्वर मंदिर है आपका, बिल्व पर्वत हरिद्वार पर ये मंदिर स्थित है। और तो इस मंदिर में आपके या इस मंदिर के समीप तपस्या की थी पार्वती जी ने। तो 11 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन 12 है गणराज वंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? तो देखिएगा गणराज वंश की हम बात करें बच्चों तो ये मोला राम जी की कृति होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका भी हो जाएगा। बाकी मोला राम जी की हम बात करें तो माँ जगदम्बा का ये उपासक रहे हैं। बाकी मोला राम जी की बात करें तो गढ़वाल चित्र शैली में इन्होंने चित्रकारी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बाकी प्रदीप शाह जी टिहरी से श्रीनगर, इनसे ही चित्रकारी सीखने आते थे। बाकी ने जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने दिलाई थी। इन्होंने 1969 में आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और उससे या उस पुस्तक के बाद में प्रसिद्ध हो गए थे मोलाराम जी। बाकी मोलाराम के वंशज जो थे सुनार थे और मोलाराम जो थे वो आपके तुवर वंश या तोमर वंश के माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो ये देखिएगा जिया रानी जी को, जो कत्यूरी रानी थी आपकी, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन में 13 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी जिया रानी जी से आपको याद रखना है इन्होंने आपके अल्मोड़ा के एक स्थान पर खेत में प्रवास किया था और उसके बाद में उस खेत या उस एरिया को कहा जाने लगा रानी खेत, और आधुनिक रानी खेत की स्थापना रेमजे जी ने कराई होगी। क्वेश्चन में 14 है उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग। देखिएगा कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप नोट करके चला करें। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपके देहरादून शहर को बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो आपका देहरादून घंटाघर है तो देहरादून घंटाघर का आकार षटकोणीय है, 6 वहाँ पर घड़ी होगी और जो घड़ी है वो आपके स्कॉटलैंड क्षेत्र से मंगाई गई है। और बलबीर सिंह टावर, इस देहरादून टावर का प्राचीन नाम भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख साधन है वह नलकूप है। और एक क्वेश्चन आ जाए
कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पर होती है, तो यूएस नगर में सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई होगी। बाकी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है उत्तराखंड का वो भी यूएस नगर है। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र की मैं बात करूँ बच्चों तो ये हमारा चमोली आ जाता है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि नहरों से सर्वाधिक कहाँ सिंचाई होती है, तो बच्चों नैनीताल क्षेत्र में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। बाकी त्रिऋषि सरोवर, झीलों की नगरी, खड़देज, छोटी बिलायत, ये सारे ही नाम आपको नैनीताल के देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खील भूमि। मुख्य रूप से जो निम्न कृषि भूमि होती है उत्तराखंड की श्रेणी के क्षेत्रों की। तो 16 क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है, तो कुमाऊं और नेपाल को जो नदी अलग करेगी बच्चों तो वो आपकी काली नदी अलग करती है, या अब हम ये काली नदी अलग करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी काली नदी की हम बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। और ये आपके लिपुलेख दर्रे के पास एक काला पानी नामक स्थान से निकलेगी, और ये आपके टनकपुर के बरमदेव मंडी से निकल जाती है बाहर नेपाल में, और उसके बाद इसे शारदा के नाम से जाना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा आपकी जो हमारे सिंचाई मंत्री हैं वो सतपाल महाराज जी हैं, लघु सिंचाई भी सतपाल महाराज जी के ही पास है। बाकी पर्यटन भी आपके सतपाल महाराज जी के पास है। संस्कृति मंत्री भी आपके, देखिए एक है संस्कृति एक है संस्कृत। अगर संस्कृति मंत्री आएंगे तो सतपाल महाराज, और संस्कृत शिक्षा के आएगा आपका मंत्री तो आएंगे आपके अरविंद पांडे जी। बाकी ये क्वेश्चन और आपके पास रखना, भारत और नेपाल के मध्य जो एक प्रकार से परियोजनाएं हैं उनके मंत्री भी आपके सतपाल महाराज जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, तो हिरण्यवती के नाम से जाना गया है आपके अलकनंदा नदी को भारतीय इतिहास में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो पवार वंश का चाणक्य आपके पुरिया नेथानी जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अगर आ जाए कि चंद वंश का चाणक्य या कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का किंग मेकर, ये सारे ही नाम आपके हर्षदेव जोशी जी के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिएगा श्री मांडू सिद्ध मंदिर की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का ए हो जाता है सही। बाकी देहरादून की हम बात करें बच्चों तो 1998 में नगर निगम बना था, और राज्य का सबसे पुराना नगर निगम आपका देहरादून नगर निगम ही आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो हल्द्वानी नगर निगम है वह 2011 में बना था। बाकी अगर हम बात करें तो हमारा काशीपुर और रुद्रपुर जो नगर निगम है वो हमारा 2013 में बना था। बाकी आपका कोटद्वार और ऋषिकेश जो नगर निगम है वो सबसे नवीनतम है, 2017 में बने थे। उसके बाद रुड़की नगर निगम भी अगर हम बात करें तो वो हमारा 2013 में बना था। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है, तो उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो ये आपके चावल उत्तराखंड की मुख्य खरीफ की फसल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी जो अगर हम बात करें तो यूएस नगर में आपके सर्वाधिक चावल होंगे प्रदेश में। बाकी अगर हम बात करें तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल होते हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में होंगे। और किस देश में सर्वाधिक चावल होंगे, तो आपके चाइना में सर्वाधिक चावल होते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन ये आ जाए उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपकी गेहूँ उत्तराखंड की सबसे प्रमुख फसल आ जाएगी, और सबसे प्रमुख सब्जी आ जाएगी आपकी आलू। और आलू से याद रखना है जो आलू का उदय हुआ था वह मध्य एशिया में हुआ था। राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है, और अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान आपका पेरू में देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक आलू की अगर हम बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू की पैदावार होती है। क्वेश्चन 22 है, प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान नाम क्या है, तो आपके बाड़ाहाट था आपके उत्तर काशी क्षेत्र का प्राचीन नाम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं, तो थारू लोग दोपहर के भोजन को मिजनी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी थारू की हम बात करें बच्चों तो राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जनजाति आपके थारू ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक यूएस नगर में रहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो 3 टिकटी विवाह पत्ती आपकी थारू में देखने को मिलेगी। पहले इनमें अपना पराया विवाह पत्ती थी। बाकी इनका प्रमुख त्यौहार बजर होगा, और दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाएंगे। और विधवा विवाह पर थारू लठभरवा भोज करते हैं। इनमें गोत्रों को कुरी कहा जाता है, और जो सबसे इनका प्रमुख गोत्र है वो आपका बच्चों बड़बायक गोत्र, ये आपको याद करके चलना है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो देखिएगा हेनरी रैमजे जी को किंग ऑफ कुमाऊं कहा गया होगा, कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर हम बात करें हेनरी रैमजे जी के, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो जिस कारण कुमाऊं के लोगों के अति प्रिय ये रहे थे। इन्होंने किसी भी जनता को या किसी आम नागरिक को सताया नहीं था, और इनका जो शासन था वह स्वर्णिम काल भी कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र का, यानी कि स्वर्ण युग कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र का। बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है कुमाऊं क्षेत्र के लिए, खासकर मेनली रूप से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो ये आपके हल्द्वानी के नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी हल्द्वानी से आपको याद रखना है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी है, और राज्य में इसका स्थान तीसरे क्रम में है। गोला नदी के तट पर स्थित है, और हल्द्वानी की जीवन रेखा गोला नदी ही है। बाकी आपका डाको सुल्ताना को आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका हल्द्वानी ही है। बाकी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आपका हल्द्वानी में है। सुशीला तिवारी मेडिकल स्पोर्ट कॉलेज भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिल जाएगा। और भारत का प्रथम दुग्ध संघ जो कि 1949 में खुला था, तो वो भी आपके हल्द्वानी क्षेत्र में ही खुला था। और आपका यहाँ पर एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। बाकी राजीव गांधी आएगा तो आपका देहरादून क्षेत्र में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का है आपका बच्चों भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो तिमरी और बाजू ये इनके मुख्य रूप से लोकगीत माने जाते हैं। तो ये आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये आपका रामगढ़ क्षेत्र में स्थापित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको एक बात याद रखना है कि इस रामगढ़ क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जो आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक गीतांजलि का कुछ भाग रामगढ़ में लिखा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ को हिमवंती गार्डन कहकर पुकारा था। तो ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ था मुख्य रूप से सबसे पहले? अगर हम कह दे तो ये मुख्य रूप से जो हुआ था औरंगजेब के समय में सबसे पहले इस गढ़वाल चित्रकला शैली का प्रयोग हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो जहांगीर साहब को याद रखना है कि भारत में या मुगल काल के चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? जहांगीर के। बाकी हिंदी का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? अकबर के। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति कब घोषित की गई? तो देखिएगा ये आपकी घोषित की गई थी 2001 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण आपकी जो नीति हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहे हैं और बनेंगे भी। उन्हें एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, आपको एक एक करके याद कर लेनी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें, देखिएगा राज्य पौधरोपण नीति जो आई थी वो बच्चों 2006 में आई थी, पौधरोपण नीति। बाकी खनन नीति तो मैं बता ही चुका हूँ, 4 अप्रैल 2001 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मत्स्य नीति आपकी आई थी 2002 में। उसके बाद पर्यटन नीति जो आई थी बच्चों वो आई थी आपकी 2001 में। उसके बाद अगर हम बात करें पहली औद्योगिक नीति, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो जो पहली औद्योगिक नीति आई थी वो आपके 8 जुलाई 2001 में आई थी। बाकी नवीनतम औद्योगिक नीति जो आई थी आपकी की 26 मार्च 2003 में आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों युवा नीति, राज्य युवा नीति कब आई थी? तो 5 सितंबर 2011 में ही आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नवीनीकरण ऊर्जा नीति, तो बच्चों 29 जनवरी नवीनीकरण ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 में आई थी। बाकी और आपकी जनसंख्या नीति जो आई थी बच्चों तो 6 फरवरी 2002 को जनसंख्या नीति आई थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार विगत वर्षों से एग्जाम में आ रहे हैं, और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके सन वाले मालूम ही किए जाते हैं आपके यूके SSC के खासकर एग्जामों में। तो इसलिए आप इन्हें एक अच्छे तरीके से नोट कर लें, रट लें, रिवीजन कर लें, एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपका एक एक क्वेश्चन कीमती है आने वाली परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी हो जाएगा।
हेमवती नंदन बहुगुणा जी। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता जो होंगे बच्चों वो हमारे सुदर्शन साहा जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भी हो जाएगा। बाकी सुदर्शन साहा जी की हम बात करें तो ये 55वें राजा हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टिहरी के प्रथम राजा इन्हें माना जाता है। गढ़वाल का विभाजन भी इन्हीं के समय में हुआ। बाकी टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में, वो भी आपके सुदर्शन साहा जी के समय में हुआ था। बाकी इन्होंने एक सभासार ग्रंथ लिखा है जो कि 7 खंडों में लिखा गया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई बार आ चुका है। बाकी आपको गोरखवाणी भी याद रखना है और सभासार भी याद रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिएगा, गोरापंत सिवानी जी की पुत्री है मृणाल पांडे जी, और ये अगर हम बात करें तो इन्होंने लेखक भी हैं और इनका आपके जनसंचार क्षेत्र में ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 26 फरवरी 1940 को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हुआ था। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा। बाकी जो इनकी माता जी थी सिर्फ आपकी गोरापंत सिवानी जी, उनका जन्म 1923 में आपके राजकोट गुजरात में हुआ था और उनके जन्म की तिथि और उनका स्थान भी बच्चों एक बार मालूम किया जा चुका है। तो आप ये सब याद करके चलें। बाकी मध्य प्रदेश से कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिएगा, सर्वाधिक जो जनजाति हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक दलहन मध्य प्रदेश में होती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और जो आपका तवा परियोजना है वो भी मध्य प्रदेश में आती है। और भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को, भारत का दिल आएगा तो कहा जाएगा दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 33 है, टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो अगर हम बात करें तो बच्चों टिहरी बांध का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो 1978 में प्रारंभ हुआ होगा। और इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 1972 में मिली थी। कार्य प्रारंभ हुआ था 78 में। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसका सबसे पहले कार्य प्रारंभ हुआ होगा। बाकी उसके बाद में इसमें जो टिहरी बांध था इसकी गतिशीलता में थोड़ा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कार्य उस हिसाब से नहीं चल रहा था जितना लक्ष्य था। तो 1988 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के हाथों से इस कार्य को लिया जाता है। फिर केंद्र सरकार अपने अंडर में इस कार्य को ले लेती है और टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में कर देती है। और टीएचडीसी 1989 से कार्य करना प्रारंभ कर देता है आपके टिहरी बांध का। और रूस के सहयोग भी था आपका टिहरी बांध में। बाकी टिहरी बांध की हम बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना टिहरी बांध ही है और 260.5 इसकी बांध की ऊंचाई है। डिजाइन दिया होगा जेम्स ब्रूस ने जो अमेरिकी निवासी थे। बाकी या अगर हम बात करें तो 2400 मेगावाट की कुल परियोजना है। इस टिहरी बांध के ही एक तरह से सहयोगी बांध है आपका। अगर हम बात करें इसका सहयोगी एक बांध है, अगर हम बात करें तो 400 मेगावाट का बांध आ जाता है। उसका 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है आपका, अगर हम बात करें वो वाला बांध। हाँ, कोटेश्वर बांध देखिए कभी कभी क्वेश्चन माइंड से थोड़ा निकल जाता है। कोटेश्वर बांध इसका सहायक बांध है जो कि 400 मेगावाट का है। और उस कोटेश्वर बांध की जो ऊंचाई है बच्चों 97.5 मीटर है। ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है? तो सुंदरी देवी शक्तिपीठ की हम बात करें बच्चों तो आपके हरिद्वार के ब्रह्मपुरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है? तो ये आपका खुदेड़ नृत्य होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा बी हो जाएगा खुदेड़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित किस मंदिर को राजा मान सिंह ने निर्मित किया था? तो देखिएगा, हरिद्वार में स्थित गंगा मंदिर को राजा मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। बाकी अगर हम बात करें तो आधुनिक हरिद्वार की नींव भी आपके राजा मान सिंह जी ने रखी थी। बाकी हरिद्वार की हम बात करें तो नील और बिलू पर्वत पर स्थित है। बिल पर्वत पर आपका मनसा देवी मंदिर है, नील पर्वत पर आपका चंडी देवी मंदिर है। बाकी बैठे ऊँट के समान हरिद्वार की आकृति होगी। सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में, सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार में है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरिद्वार में ही है। सबसे कम पुरुष साक्षरता आपका हरिद्वार में ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो आज वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने कुछ नए फैक्ट भी आपको बताए हैं। साथ ही साथ आप उस पेपर सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा जितने भी मैं आपको कराता रहता हूं, क्योंकि पढ़ना ही मेन नहीं रहता, ये भी देखना मेन रहता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको आगे या लंबे समय तक याद भी हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। फिलहाल